मैं ये भी मानता हूं कि सीए लाना समय की डिमांड है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इधर होती तो उसको ये काम करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो 3 साल के बाद करोगे, 4 साल के बाद करोगे, 30 साल के बाद करोगे, करना तो है ही। लगभग आज से 4 साल पहले संसद के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए कानून को पारित कर दिया गया था, लेकिन यह कानून कल शाम को ही लागू हुआ। और जब से यह कानून लागू हुआ है, पूरे बाजार में अफवाहों का एक दौर चालू हो गया है। आप भी कहीं इस अफवाह की चपेट में ना आ जाएं, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि जब आप सीए के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में खड़े हों। इसीलिए मैंने एक मध्यम मार्ग अपनाया है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक सुनें, पहले से कोई धारणा ना बनाएं। हम पूरी बात समझेंगे कि सीए क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, और लास्ट में इस कानून का मूल्यांकन भी करेंगे। आइए क्रम से बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि सीए है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सर, गांव की भाषा में समझाओ। आपको याद हो कि कुछ साल पहले सीएए और एनआरसी को लेकर शाहीन बाग इत्यादि क्षेत्रों में आंदोलन किए जा रहे थे। वो आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। वो आंदोलन भ्रम का शिकार था। मैं आपको बहुत जमीनी स्तर पर समझाता हूं कि सीएए और एनआरसी नागरिकता से संबंधित कानून है। आप ये दिमाग में रखिए कि सीएए कानून नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं। आप भारत के किसी भी धर्म से संबंधित हों, इन कानूनों में किसी भी धर्म की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। आप भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। जब आपको नागरिकता मिलेगी, आपको का मतलब वो लोग जो भारत के बाहर से शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो भाई उनकी एंट्री भी कहीं करनी पड़ेगी। तो भारत के कौन नागरिक हैं, कौन नहीं, उसकी एक एंट्री जिस रजिस्टर में की जाती है उसे एनआरसी कहते हैं। शॉर्ट में इतना समझिए, चाहे सीएए हो चाहे एनआरसी हो, ये भारत में नागरिकता देने के कानून है। किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है इस कानून में। तो अगला प्रश्न है कि सर, इस सीए कानून से फायदा किसका होगा? ऐसे लोगों का जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी जो भारत के पड़ोसी देशों से आ रहे हैं, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। जब ये लोग भारत में आकर निवास करते हैं तो इनको इलीगल शरणार्थी कहा जाता है, यानी कि गैर कानूनी रूप से लोग बसे हुए होते हैं। तो इनके ऊपर कई प्रकार के अधिनियम के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है, जैसे पासपोर्ट अधिनियम या फिर विदेशी अधिनियम 1946। अब इस कानून के पारित होने के बाद इस अधिनियम की जो कानूनी धाराएं हैं वो इन नागरिकों पर यानी इन शरणार्थियों पर अब लागू नहीं होंगी, क्योंकि अब ये भारत के लीगल नागरिक माने जाएंगे। तो अगला प्रश्न ये है, तो सर ये नागरिकता मिलेगी कैसे जो लोग बाहर से आ चुके हैं? उसके लिए शर्त है कि ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं और उसके बाद भारत में कम से कम 5 साल रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कैसे मिलेगी ये नागरिकता? उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, सरकार उसका प्रोसेस आगे बताएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाएंगे और उसके आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब जब कानून इतना अच्छा है सर, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? यही सबसे प्रमुख मुद्दा है कि आंदोलन इस कानून को लेकर हो क्यों रहा है, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। मैं इसके 2 कारण समझ पाया हूं। पहला है वास्तविक कारण और दूसरा है राजनीतिक कारण। जो वास्तविक कारण है वो भारत के पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन लोगों का यह कहना है कि देखो, हमारा क्षेत्र है जनजाति वाला क्षेत्र, हमारी एक विशेष संस्कृति, विशेष धरोहर है। जब ये कानून लागू होगा तो बाहर से आने वाले शरणार्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा और वो हमारे साथ कंट्राडिक्शन करेंगे, क्लेश होगा, जो कि सही बात भी है। शायद कानून में इसीलिए प्रावधान किया गया है कि असम या जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर भारत के, वहां पर सीए कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सीए कानून को लेकर यह एक वास्तविक चिंता है कि पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर जनजातीय क्षेत्र हैं और वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर, स्वयं के कल्चर को लेकर आंदोलन और लड़ाइयां होती रही हैं। फिलहाल मणिपुर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, सीए को लेकर ये लोग सच में चिंतित हैं और उन्हें चिंता करनी भी चाहिए। और दूसरा जो मुझे लगता है वो है राजनीतिक कारण।
पूर्वोत्तर भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष भारत में सीएए को लेकर जो भी विरोध आंदोलन हो रहे हैं वो केवल एक राजनीति है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि सीए को लेकर कुछ विरोध जायज हैं और कुछ विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। पूर्वोत्तर में जो विरोध हो रहा है मैं इसको जायज ठहरा रहा हूं, लेकिन जो विरोध राजनीति को लेकर हो रहा है शेष भारत में क्या हो रहा है कि मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया, बाकी सभी 6 धर्मों को शामिल कर लिया गया है। बस इसी के बीच में एक भ्रम पैदा हो गया है, वो भ्रम भय में बदल गया है और उस भय की वजह से इस कानून को कोई समझना नहीं चाह रहा है। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया, बाकी 6 धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इनके लोगों को क्यों भारत में आने के लिए अनुमति दी गई है, इन 3 देशों के मुस्लिमों को क्यों नहीं। पहली बात समझना, केवल मुस्लिमों को नहीं रोका गया है। श्रीलंका के तमिल हिंदू भी भारत में आके शरणार्थी नहीं बन सकते हैं इस कानून के अनुसार, जो एक क्लॉज दिया गया है। स्पष्टता नहीं है, मैं ये बात बोल दूं पहले। चलिए मुद्दे पर आते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना कि ये तीनों देश जो हैं वो तीनों मुस्लिम देश हैं, यानी इनकी अधिकतम आबादी मुस्लिमों की है। चूंकि मुस्लिम देश हैं उतने डेवलप नहीं है, गरीब देश हैं। गरीबी होने की वजह से यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिएं। अब अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका या कहीं अन्य देशों में वो जाना चाहते हैं, पर उतनी व्यवस्था है नहीं है। उनके लिए भारत ही अमेरिका है। वो चाहते हैं हर हालत में कि अपने देश छोड़कर भारत में आ जाए। अब आप खुद बताइए कि वो लोग प्रताड़ित नहीं है फिर भी भारत भागना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक आर्थिक कारण है। भारत की जो जिंदगी है वो उनके देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर है, तो वो चाहते हैं कि वो यहां कर रहे हैं। अगर हमने इन पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को अनुमति दे दी तो क्या भारत में इतनी जनसंख्या हम मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन लोगों को हम ये अनुमति नहीं दे रहे हैं। चूंकि ये मुस्लिम देश हैं, वहां इन्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, इसीलिए इन मुस्लिम देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम नहीं है यानी गैर मुस्लिम है, उनको हमने अपने यहाँ आने की अनुमति दी है। तो शरणार्थी जो आएंगे, इससे वैश्विक दृष्टिकोण पर भी हमारा नाम जाएगा कि भारत शरणार्थियों के लिए भी कुछ कर रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा दुनिया में। इसीलिए हम इन तीनों देशों के सभी मुस्लिमों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर कोई चाहे तो अप्लाई कर सकता है, उसको अलग से नागरिकता दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि भारत पूरी तरह से मुस्लिमों के प्रति रिजिड है या इन कंट्री के लोगों के प्रति रिजिड है। अदनान स्वामी को नागरिकता का प्रावधान दिया गया था और मिली भी है, और वहां के लोग ज्यादा जिंदगी अच्छी चाहते हैं। सीमा हैदर अच्छा उदाहरण है। भारत भागाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है। तो दूसरा प्रश्न है, तो सर जो लोग आ रहे हैं अन्य देशों से, अन्य धर्मों के, क्या उनसे भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सही प्रश्न है। लेकिन एक संख्या देखिए, जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनका अनुमान है लगभग 1 लाख। तो 1 लाख लोग अगर यहां पर आते हैं, जनसंख्या पे भार बढ़ेगा, संसाधन पर भार बढ़ेगा। तो इसका पहला पहलू यह देखा जा सकता है कि विश्व में अच्छी हमारी छवि बन रही है कि हम शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं। पर हकीकत यह है कि ये 1 लाख लोग जो आ रहे हैं, इनको जो भारत की नागरिकता दे रही है, तो ये 1 लाख लोग उसको अपना भगवान मानेंगे जिसने ये नागरिकता दी है, यानी कि उस पार्टी को ये लोग वोट करेंगे जिन्होंने नागरिकता दी है। तो ये एक राजनीतिक स्टंट भी है। तो राजनीति के परे अगर हम देखते हैं तो ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं। मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं सभी मुस्लिम भाई बहनों को कि क्यों पड़ोसी देशों के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। भारत का मुस्लिम ये भारत का नागरिक था, है और रहेगा। ये कानून इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं करता है कि किसी की नागरिकता जाएगी। पर हम अगर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के लोगों को भी अनुमति दी जाए, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर बात सर इतनी स्पष्ट है तो भ्रम की वजह क्या है? क्यों इतना भ्रम फैला हुआ है और यह भ्रम फैला कौन रहा है? मुझे कहने में कोई गरेज नहीं है, ये भ्रम भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां फैला रही हैं, फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो। कांग्रेस भ्रम फैलाने में इसलिए लगी हुई है क्योंकि उसको मुस्लिम वोट बैंक साधना है, और बीजेपी भ्रम फैलाने में इसलिए लगी हुई है क्योंकि उसको हिंदू का वोट साधना है। कुल मिलाकर यह एक राजनीतिक स्टंट है। इस राजनीतिक स्टंट की भेंट एक आम आदमी चढ़ेगा। हम लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, हम सब लोग राजनीति के स्टंट की भेंट चढ़ चुके हैं, चाहे हम हिंदू हो या हम मुस्लिम हो। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो क्या भारत में सीए का विरोध करना गलत है? तो मैं एक बात बोलूंगा, हाँ गलत है, और एक तरफ बोलूंगा हाँ नहीं गलत नहीं है। गलत तब है जब आप ऐसी बातें बोलते हो कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। भाई एक राजनीतिक एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, कैसे आप मना कर सकते हो कागज नहीं दिखाएंगे?
और यही लक्षण फिर एसबीआई के अंदर घुस गया, अब वो भी कागज नहीं दिखाएगा तो एक संवैधानिक प्रोसेस टूटेगा ना। हमें गलत दिशा में अपना प्रोटेस्ट नहीं करना है। अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे वाले मूवमेंट में शामिल हो रहे हो तो आप निश्चित मानिए कि आप राजनीति की भेंट चढ़ चुके हो, क्योंकि तुम बहक गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमसे क्या करवाया जा रहा है। इस आंदोलन का या इस कानून का विरोध इस हिसाब से होना चाहिए था, मेरे हिसाब से, कि हमें एक जायज प्रश्न पूछना चाहिए था। हमने एक जायज प्रश्न नहीं पूछा। हमें सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि आपने धार्मिक आधार पर ही चयन क्यों किया अल्पसंख्यकों का। आप उसमें एक स्टेटमेंट चेंज करके यह लिख दीजिए कानून में कि सताए हुए अल्पसंख्यक वो किसी भी देश का हो, भारत में आ सकता है। इससे हमें संवैधानिक आधार मजबूत दिखता हुआ दिखेगा, पूरे भारत का आपको प्यार मिलेगा। पर समस्या तो वही है कि जो मुस्लिम देशों में मुसलमान हैं वो तो सताए हुए हैं, उन्हें उतनी अच्छी जीवन मिल ही नहीं रहा है। सीमा हैदर इसका अच्छा उदाहरण है। तो सताए हुए के नाम से अगर आएंगे तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगी। शायद इसीलिए कानून में एक धार्मिक आधार दिया गया है। तो हमें इस आधार पर विरोध करने का हक है, ना कि इस आधार पर। इसमें आप राजनीति की भेंट चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका प्रयोग हो गया। इसमें एक जागरूक नागरिक की तरह आप आंदोलन में भाग कर पाएंगे। ऐसे मत बोलो कुछ भी कर लो, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है मेरे हिसाब से। तो सर, सीए से किसको नफा और किसको नुकसान? आम जनता को नुकसान है, राजनीतिक पार्टियों को इसको फायदा ही फायदा है। तो सर, किस प्रकार के प्रश्न पूछें? क्या अब इस सीए को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? मेरे हिसाब से प्रश्न इनको पूछने चाहिए और ढंग से प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न तो यही है कि सीए पारित होने के बाद फायदा किसका होगा? सीधी सी बात है, जो नागरिकता सरकार दे रही है लोग उसी को वोट देंगे, यानी कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। प्रश्न यह पूछना चाहिए कि सीए जब संसद में 4 साल पहले पारित हो गया था तो इसको कल ही क्यों लाया गया? तो इसका जवाब यह निकलेगा क्योंकि आज शाम को एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जाहिर करनी है। अब वो न्यूज सभी जगह ना दिखाई जाए, इसके लिए हमको ऐसे स्टंट देखने को मिलते हैं। एक बड़ी न्यूज को दबाने के लिए जरूरी है उससे भी एक बड़ी न्यूज चालू कर दी जाए। अब आप देखना किसी भी न्यूज़पेपर में, अखबार में फ्रंट लाइन जो होगी वो सीए होगी और 5-6 दिन यही ड्रामा चलेगा। तब तक ये एसबीआई वाला जो मामला है वो ठंडा पड़ जाएगा, लोगों को जानकारी उसकी मिल नहीं पाएगी। ये एक पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। चुनाव पास आ गए, कुछ एक बड़ा करना था तो उन्होंने कर दिया। यह प्रश्न पूछना चाहिए कि लोगों को जो तुम बुला रहे हो, 1 लाख लोगों को, तुम संसाधन कैसे प्रोवाइड कराओगे? तुम्हारे देश में जो लोग घूम रहे हैं, ट्रेन में बैठने की व्यवस्था नहीं है, जानवरों की तरह भर के जा रहे हो और तुम विश्व गुरु बनने के चक्कर में इस प्रकार के स्टंट कर रहे हो। तुम्हारे पास पहले से संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास अतिरिक्त जनसंख्या है, ट्रेनें तुम चला नहीं पा रहे हो। लोग जब छठ की पूजा करने जाते हैं तो जानवरों की तरह भर के जाते हैं। अन्य लोगों को अगर बुला लोगे सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, तो क्या इससे देश का कल्याण हो जाएगा? पहले घर वालों को रोटी की व्यवस्था करो, बाहर वाले लोगों को बुलाने का फिर मजा कुछ और होगा। घर के बच्चे नंगे बैठे हैं, घर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा तुम्हारा निराश है, पेपर लीक हो रहे हैं, पटना में लाठीचार्ज हो रहा है। हर एक क्षेत्र में आप देखिए, कहीं भी चले जाइए, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तुम्हें अपने बच्चों की कदर नहीं है, अपने युवाओं की कदर नहीं है, भारत के संसाधन की कदर नहीं है, और तुम दुनिया में यह बताना चाह रहे हो कि देखो कैसे हम बाहर के लोगों को अपने यहां शरणार्थी बना रहे हैं। क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल सिस्टम जनरेट हो रहा है, इससे एक व्यवस्था जनरेट होगी। किसी ना किसी को तो करना होगा। मैं ये भी मानता हूं कि सीए लाना समय की डिमांड है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इधर होती तो उसको ये काम करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो 3 साल के बाद करोगे, 4 साल के बाद करोगे, 30 साल के बाद करोगे, करना तो है ही। लेकिन वो करने से पहले हमें अपने आधार मजबूत करने की आवश्यकता है, वो हम नहीं कर पाए हैं। सभी सरकारें लाठी वाली सरकार होती जा रही हैं। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ये लग रहा है कि भारत में जलवे होने वाले हैं, उनका बच्चा नौकरी मांगने जाएगा तो दम से कूटा जाएगा। तब उन्हें समझ में आएगा कि भारत में आके हमने क्या किया है। भारत के युवाओं में भारत के युवाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न हमको पूछने चाहिए। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा हो, उस देश में अगर हम और लोगों को शरणार्थी के रूप में लाए जाएं तो इस अनाज बांटने के पैसे का खर्च हम कहां से देंगे? टैक्स तो हम ही देना पड़ता है, सरकार को कर्जा लेना पड़ेगा या सरकार सब्सिडी बांटेगी। तो इससे जो पूंजीगत खर्चे होने वो कम हो जाएंगे। तो क्या सरकार को इस प्रकार का स्टैंड लेना चाहिए था? अभी क्योंकि चुनाव है, वोट बैंक की राजनीति है, करना ठीक रहेगा। पूरी मीडिया इस बात को लेकर व्यस्त है कि सीए लागू होने के बाद सीमा भाभी का क्या होगा, लप्पू सचिन क्या करेगा, क्या सीमा भाभी वापस पाकिस्तान चली जाएंगी? इस मुद्दों को लेकर अब हमारी मीडिया लगाएगी। और जो एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी है, जो निर्वाचन आयोग की जो कहानी है, वो कहानी पूरी तरह से दब जाएगी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोकतंत्र में ऐसे खिलवाड़ किए जा रहे हैं देश के साथ जो नहीं होने चाहिए। पूरा देश अलग खड़ा हुआ है, मुद्दे अलग चल रहे हैं। हमें उस हिसाब में, उस दिशा में काम करना चाहिए।
तो मैं तो सभी भारत के नागरिकों से, खासकर मुस्लिम भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस प्रकार के किसी प्रोटेस्ट में ना फंसें। ये केवल और केवल एक राजनीतिक स्टंट है। सीए लागू होने या ना होने से आपकी आजीविका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस चीज से पड़ेगा कि हमारे बच्चे को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जिस भी राजनेता के संपर्क में है, आप उनसे ये पूछिए कि आपने हमारे एरिया में रोड बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बच्चों को रोजगार दिया या नहीं दिया। ना कि ये पूछिए कि हम सीए के आंदोलन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम 370 के आंदोलन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मदरसा टूट रहा है, मस्जिद बन रही है। तो इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश को एक नई दिशा मिले, हमारे युवा को एक नई दिशा मिले। जो आने वाली पीढ़ी है वो हम ही से कुछ सीखेगी। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे, सही को सही और गलत को गलत नहीं मानेंगे, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं है। तो अगर सीए लागू हो गया है तो बात खत्म। इसको लूप मत दो, इसको हाइप मत दो। जो मुद्दे की बातें हैं वो सीए के लागू होने से दब रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां यही चाह रही हैं। कोई गलती हो तो बताना। जय हिंद, जय भारत।